नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज के क्लास के बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास है, शिक्षा शास्त्र की क्लास है, शिक्षण विधियों की क्लास है, क्लास नंबर 16 बाई जायसवाल सर। और आज के क्लास में जो टॉपिक रहेगा आपका अधिगम, अभिप्रेरणा और अधिगम का टॉपिक रहेगा, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे। हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। और इसके पिछले क्लासेज अगर आपने नहीं देखा, पिछले पार्ट नहीं देखा है, तो आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है जो पिछले क्लास का मॉक क्वेश्चन था कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, प्रेरणा कहलाती है, सीखना है, संवेदना है या प्रत्यक्षीकरण है। तो आप सभी ने कमेंट किया था, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद है सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, शिक्षक बंधुओं का। तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है साथियों, उसे हम क्या कहते हैं, सभी लोग बताइए। उसे ही प्रेरणा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियंत्रित करने या नियमित करने की, ये अगर आए, ठीक है, प्रारंभ, जारी, नियंत्रित, नियमित, ठीक है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन गुर्ड के अनुसार है। ये भी ध्यान देना है, ये कथन भी आपको माइंड पर स्टोर कर लेना है, अपने माइंड की मेमोरी पर सेव कर लेना है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। पेपर बहुत ही नज़दीक है, इसलिए तैयारी बेहतरीन कीजिए। और मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश हमेशा करते रहना है, क्योंकि अभ्यास ही हमारी जो होती है सफलता की कुंजी मानी जाती है। कहते हैं अगर ताला लगा है, कुंजी नहीं है, तो ताला तोड़ना पड़ता है। लेकिन इसी प्रकार अगर अभ्यास कर रहे हैं तो ये असफलता की जो कुंजी की है वह सफलता की ओर हो जाती है, और की अपने आप आ जाती है, और आपका सिलेक्शन यहाँ पे 100% हो जाता है। इसके पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है प्रेरणा का? जी हाँ, प्रेरणा जो होती है, मोटिवेशन जो होता है, उसका सर्वोत्तम उदाहरण बताना है कि छात्र आगामी स्कूल के वर्ष में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। छात्र सक्रिय अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। देखिए, प्रयास शब्द जहाँ भी आएगा, एक अपने आप में पॉजिटिव वर्ड हमें छोड़ जाता है। तो सर्वोत्तम उदाहरण अगर प्रेरणा है, तो मतलब काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है, मतलब प्रेरणा है उसके अंदर मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है। बी ऑप्शन को यहाँ पे हम सही मान लेंगे। ठीक है, चलिए ये बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना साथियों, आपका एक एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है। देखिए, अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन होता है वह ज्ञानात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है, भावात्मक जागृति द्वारा, एवं अभी दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं होगा। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, कमेंट आ चुका है, फीडबैक भी आ चुका है। तो अभिप्रेरणा जो वर्णित होती है साथियों, वह आपके भावात्मक जागृति होता है। अब आप बोलेंगे भावात्मक जागृति द्वारा क्यों होता है? देखिए, मैकडोनाल्ड ने लिखा है, उनका यह कथन है, उनकी यह परिभाषा है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है, जो भावात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रियाओं से निर्धारित होता है। अर्थात इसे अगर साधारण भाषा में समझें कि अभिप्रेरणा की स्थिति में भावात्मक उत्तेजना पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप प्राणी में एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। प्राणी इस तनाव को दूर करने के लिए सतत जो है प्रयास रहता है, और अभिप्रेरणा का तनाव ही प्राणी को सकारात्मक दिशा में प्रयास करने के लिए अग्रसित करता है। यहाँ पे हम, ठीक है, तो अभिप्रेरणा की बात करेंगे, सतत प्रयास की बात करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन कहलाता है, अभ्यस्तता है, अधिगम है, अभिप्रेरणा है, या अस्थायी अधिगम की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, ये भी ध्यान दीजिएगा। दो परिवर्तन होते हैं, एक होता है स्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। तो अस्थायी जो परिवर्तन कहलाता है वह हमारा ही अभिप्रेरणा होता है, क्योंकि मोटिवेशन निश्चित नहीं है आपकी, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो ये अस्थायी परिवर्तन अभिप्रेरणा हो जाएगा। बाकी जो आपको अभ्यस्ता, अधिगम, अस्थाई अधिगम दे दिया गया, तो अस्थाई अधिगम तो नहीं हो सकता। ठीक है, स्थायी परिवर्तन अस्थाई अधिगम नहीं हो सकता। लेकिन अभिप्रेरणा की बात करेंगे, क्योंकि अभिप्रेरणा अस्थाई परिवर्तन इसलिए होता है
क्योंकि आवश्यकता से अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है और हमारी आवश्यकताएं जो होती कभी एक समान नहीं होती हैं। जैसे जैसे समय आता जाता है आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, आवश्यकताएं बदलती जाती हैं। ठीक है, इसलिए आवश्यकता पूर्ण होने के बाद अभिप्रेरणा भी वह शांत हो जाता है। फिर जब दूसरी आवश्यकता होती है फिर अभिप्रेरणा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य भी करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, अभिप्रेरणा कराता है, अध्यवसाय कराता है, संवेग कराता है या वचनबद्धता कराता है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि कोई एक आंतरिक बल है। कैसा बल है साथियों? आंतरिक बल है जो आपको प्रोत्साहित कर रहा है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य भी कर रहा है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा जो उपलब्ध कराएगा वह आपका अभिप्रेरणा ही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। आइए बात करेंगे छठे प्रश्न की जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है एक ही बार में एक ही झटके में टीटी एग्जाम को फतेह करना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। छठवां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने, व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। प्रभावी रूप में, भावात्मक रूप में, संरक्षण उन्मुखी में या सुरक्षा उन्मुखी की बात करेंगे। देखिए, प्रेरणाएं जो अनुभूतियां होती हैं, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचने, व्यक्तित्व लक्ष्यों यानी हमारे और आपके जो लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करने की आवश्यकता को जो संबोधित करती है वह आपको बताना है कौन करती है। तो सभी लोग जाएंगे वह भावात्मक की बात करें। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आवश्यकता को जो संबोधित करती है वह भावात्मक रूप में होगी, क्योंकि भावात्मक या संवेगात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। तो भावात्मक या संवेगात्मक प्रेरणाएं की बात करेंगे। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न स्क्रीन पर है आप लोगों के कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला होती है। देखिए, जब आपकी नियुक्त होगी, आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जब आपकी नियुक्त होगी आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे तो एक कला होती है अपने आप में छात्र में रुचि पैदा करने के लिए, छात्र में रुचि उत्पन्न करने के लिए जो कला कहलाती है उसे ही सहानुभूत कहते हैं, शिक्षण कहते हैं, समदृष्टि कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं। देखिए, रुचि उत्पन्न कभी होती है जब हमारा इंटरेस्ट होता है और यहाँ पे प्रेरणा में हमेशा इंटरेस्ट होता है, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, जहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है वहाँ पे हमें इंटरेस्ट होता है। ठीक है, लगा होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन हम सही कर लेंगे, क्योंकि प्रेरणा पाकर जो बच्चे रुचि में पढ़ने लगते हैं जिससे ज्ञानार्जन की गति में तीव्र हो जाता है। हमेशा IAS IPS है, कोई बड़े अधिकारी रैंक है, उनकी स्टोरी उनके जीवन परिचय जब बढ़ते हैं तो उनके एक अंदर प्रेरणा आती है। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, ठीक है, विवेकानंद जी हो गए, तो इनकी जब कविताएं पढ़ते हैं, इनके जो कोट्स पढ़ते हैं ठीक है, तो क्या होता है एक बच्चे में क्या होता है पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, बच्चे में एक उत्सुकता आती है, ज्ञानार्जन भी वो तीव्र से करते हैं। तो इसी संदर्भ में थॉमसन ने लिखा है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ये प्रश्न आ सकता है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, किसका स्टेटमेंट है, किसका कथन है, किसकी परिभाषा है? तो थॉमसन महोदय की ही आपको नोट कर लेना है। अगला जो टॉपिक रहेगा आपका अभिप्रेरणा के एवं संगठक के प्रकार से संबंधित प्रश्न करेंगे। आठवां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। पुरस्कार जो होता है किस प्रकार की अभिप्रेरणा होती है? देखिए, पुरस्कार मिलता है तो पुरस्कार एक तो प्रत्यक्ष होता है, सभी जानते हैं पुरस्कार मिलेगा हमें हाथों हाथ मिलता है, एक प्रत्यक्ष मिलता है, और धनात्मक पुरस्कार देखिए कर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव होते हैं, एक सकारात्मक हमें मिलता है, खुशी मिलती है, वो क्या कहलाएगा? हमारा धनात्मक कहलाएगा। तो धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा हो जाता है। पहला ऑप्शन हम यहाँ पे सही कर लेंगे कि क्योंकि पुरस्कार प्राप्त करना एक आनंददायक या सुखद अनुभूति होता है जिसके द्वारा वांछित कार्यों में आनंददायक, आकर्षक, पुनरावृत्ति योग्य बनाता है, और साथ ही पुरस्कार किसी व्यक्ति को तत्काल और प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है। तो पुरस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक पुरस्कार, एक होता है सामाजिक पुरस्कार, ये भी आपको नोट कर लेना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? जी हाँ, सामाजिक प्रेरक बताना है। आत्मगौरव हो गया, प्रेम हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया। देखिए, भूख, प्यास, प्रेम ये आपके सामाजिक प्रेरक नहीं होते हैं। आत्मगौरव, आत्मगौरव जो शब्द है यह सामाजिक प्रेरक होगा। अब आप बोलेंगे कैसे होगा, आइए बात करेंगे। देखिए, सामाजिक अभिप्रेरक सामाजिक मान्यताओं, संबंधों, परिस्थितियों, आदर्शों आदि के कारण उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए आपका प्रतिष्ठा हो गई, सुरक्षा हो गया, संग्रह हो गया, आत्मगौरव, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? सभी लोग बताइए। ये हमारे सामाजिक प्रेरक की बात करेंगे, सामाजिक अभिप्रेरक की बात करेंगे।
जैसे आपका भूख लगना, प्यास लगना, जन्मजात अभिप्रेरक, ये क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। भूख प्यास क्या होता है? बच्चा जब पैदा होता है तब भी लगती है उसको प्यास, पानी भी पीता है, भूख भी लगती है, ठीक है। और जो प्रेम है ये जैविक अभिप्रेरक, ये भी जान लीजिए। अगर प्रश्न पूछा जाए तो जैविक अभिप्रेरक कर हैं, तो प्रेम जो होता है वह जैविक अभिप्रेरक होता है। आइए बात करेंगे 10वें प्रश्न की। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा बताना है। जी हाँ, जो मान लीजिए एक बाह्य प्रेरणा है जो आपकी क्या है? एक अंत की युक्ति है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होगा? एक शुरुआत या बिगिनिंग की बात करेंगे, अपने आप में एक अंत की बात करेंगे, एक शुरुआत तथा अंत की बात करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, यदि बाह्य प्रेरणा आपका एक अंत युक्ति है तो जो आंतरिक प्रेरणा होगी वह अपने आप में एक अंत हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन सही कर लें। अब देखिए प्रश्न थोड़ा अटपटा आपको लग रहा होगा, आइए समझ लेते हैं। आंतरिक प्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक है जो संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके द्वारा आंतरिक रूप से प्रेरित हुए छात्रों की क्षमताओं में वृद्धि होती है और छात्र द्वारा स्वेच्छा से काम करते हुए अपने कौशल में सुधार किया जाता है। जबकि बाह्य अभिप्रेरणा जो होती है, जो बाह्य प्रेरणा होता है, एक वांछित परिणाम प्राप्त करने के क्रम में एक गतिविधि होती है जो बाहर के प्रभावों से आता है। यह आंतरिक प्रेरणा के बिल्कुल विपरीत होता है, अपोजिट होता है। अर्थात बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है जो आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत की बात करेंगे। लगभग आधे प्रश्न कर चुके हैं, आधे प्रश्न और करेंगे। इस क्लास को जल्दी कंप्लीट करेंगे, तैयारी बेहतरीन करेंगे। बाकी अदर क्लासेस चल रही हैं, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और कल हमने शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, फिजिकोलॉजी, साइकोलॉजी के, शिक्षा मनोविज्ञान के, बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का निचोड़ तैयार किया है। वो प्रश्न जरूर देखेगा, क्योंकि वो प्रश्न जो है आपको 3 से 5 नंबर तक दिला सकता है। केवल एक वीडियो, केवल एक गोल्डन वीडियो है। अगला प्रश्न है, कौन सा उदाहरण जो है अर्जित प्रेरक का उदाहरण होता है? जो हम अर्जित करते हैं, तो भूख तो होता है, जन्म होता है, जन्म से मिलता है, रुचि भी होती है, नहीं रुचि नहीं होता है, विश्राम। भूख और विश्राम ये क्या होते हैं? जन्मजात प्रेरक होते हैं, प्रेरक होते हैं। लेकिन साथियों, जो पुरस्कार और रुचि होती है, ये दोनों आपके अर्जित प्रेरक हैं। पुरस्कार भी हमें अर्जित करना पड़ता है, जब कोई कार्य अच्छा करेंगे तभी तो पुरस्कार मिलता है। और रुचि भी हमें अपनी बनानी पड़ती है, ये आता नहीं है। तो पुरस्कार और रुचि ये हमारे क्या हो जाएंगे? दोनों अर्जित प्रेरक उदाहरण होंगे। तो बी और सी दोनों ऑप्शन होंगे, ठीक है। CBSE ने दोनों को माना है, ठीक है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। मनुष्य की समान चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? देखिए, मनुष्य यानी आप और हमारी बात कर रहे हैं, तो आप स्वयं सोचिए, हमारे और आप में जो समान चाहत होती है, इच्छाएं होती हैं, उनको क्या कह बुलाएंगे? अगर हम बोला जाए कि हमारी ये चाहते हैं, हमारी ये इच्छाएं हैं, ठीक है, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है, हमारी इच्छाएं हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना, ठीक है, एक घर में सरकारी सीट लाना, ये हमारी इच्छा है। तो ये इच्छा होती है, इसको हम बोलेंगे, क्या हो जाएगा? हम बात करेंगे अंतर्नोद, ठीक है। तो मनुष्य की समान चाहतों व इच्छाओं को अंतर्नोद कहा जाता है। और अंतर्नोद जो होते हैं वस्तुएं आवश्यकताओं पर आधारित मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय होता है। प्राणी की आवश्यकताएं अंतर्नोद को जन्म देती हैं। अंतर्नोद किसी आवश्यकता को पूरी करने, दूरी करने के लिए, किसी प्रकार अथवा क्रिया करने के लिए व्यक्ति को क्रियाशील करता है। आवश्यकता मूलतः शारीरिक होती है और अंतर्नोद व्यवहार में वह संबंधित भी रहता है। ये थोड़ा आपको अटपटा लगा होगा, शायद प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगली क्लास में बेहतरीन अच्छे तरीके से डिटेल के साथ बता दिया जाएगा। देखिए, अभिप्रेरणा जो वर्गीकरण होता है वह क्या होता है? तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम रूप में भी होता है और जन्मजात तथा अर्जित भी होता है। तो यहाँ पे ए और सी दोनों ऑप्शन होंगे और इस प्रकार के नॉर्मलाइजेशन होता है प्रश्न, फिर आपको 1 नंबर मिलता है, क्योंकि जब 2 ऑप्शन सही होते हैं तो फिर इन्हीं पर नंबर घटते और फिर बढ़ते हैं आपके। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जब भी अब्राहम मैस्लो की बात करते हैं, अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। एक जन्मजात होता है जिसमें भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि आते हैं। दूसरा होता है अर्जित, जैसे सामाजिक, रुचि, प्रतिष्ठा, ये हमारे अर्जित प्रेरक कहलाते हैं, अभिप्रेरणा कहलाते हैं। देखिए, अर्जित अभिप्रेरणा जैसे सामाजिक, रुचि, प्रतिष्ठा ये हो गया। तो इसी प्रकार थॉम्सन ने भी अभिप्रेरणा को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। थॉम्सन ने अभिप्रेरणा को पहला स्वाभाविक अभिप्रेरण में किया है, जिससे खेलना, सुख प्राप्त करना ये स्वाभाविक होता है। कृत्रिम अभिप्रेरण में पुरस्कार, प्रशंसा, दंड किया है, ठीक है। तो सिम्पसन और अब्राहम मैस्लो दोनों ने अभिप्रेरणा के प्रकार बताए, 2-2 बताए हैं, लेकिन दोनों का एक अलग अलग आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अलग अलग प्रकार, लेकिन सब एक ही हैं। इनको समझना है और स्कोर को बेहतर करना है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही दिया गया है?
उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण हो तो उपलब्ध अभिप्रेरक को विकास प्रेरक भी कहा जाता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जाता है। देखिए, उपलब्ध अभिप्रेरक के संबंध में हमारे ये सारे कथन सही दिए गए हैं कि क्यों उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों सही, अर्थात जो डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी इनमें से सभी वाला हम सही कर लेंगे। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है या समावेशित किया जाएगा। जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है उनमें क्या समावेशित किया जाता है, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका कमेंट आ चुका है, फीडबैक भी आ चुका है। चलिए कमेंट देख लेते हैं। कहीं एक लाइन मैंने पढ़ी थी दोस्तों, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। तो दिल खोल के तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम हो केवल एक सरकारी सीट के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। बाह्य अभिप्रेरणा में जो समावेशित किया जाएगा साथियों, वह प्रशंसा, दोषारोपण है, प्रतिद्वंद्विता है, पुरस्कार और दंड है, परिणाम और ज्ञान है। जी हाँ, देखिए बाह्य अभिप्रेरणा, इसीलिए हमने कहा दोनों पढ़ चुके हैं, बाह्य और आंतरिक दोनों पढ़ चुके हैं। सिम्पसन और अब्राहम मैस्लो दोनों के प्रकारों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बाह्य अभिप्रेरणा में जो समावेशित किया जाएगा वह आपका साथियों प्रशंसा एवं दोषारोपण भी किया जाएगा, प्रतिद्वंद्विता भी किया जाएगा, पुरस्कार और दंड भी किया जाएगा, परिणाम और ज्ञान भी किया जाएगा। अर्थात जो ये सभी वाला ऑप्शन डी दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 4-5 प्रश्न और बचे हुए हैं, जल्दी इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यह कह रहा है साथियों, बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में कह रहा है कि ये कौन सा कथन है जो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। देखिए, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में जो उपयुक्त कथन है, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। भाई अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन ही तो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाता है, और यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट भी करता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, या यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो डी ऑप्शन है, जो अप्रिय स्थिति से दूर नहीं रख सकता, क्योंकि जो मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होता है, जो हमारी प्रिय वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए तो हम करते हैं, वही कार्य भी हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन जो नेगेटिव होगा, बाकी ए बी सी जो दिए गए हैं ये तीनों जो है संदर्भ के युक्त दिए गए हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में इनमें से कौन से कारगर उपाय है, सजा, प्रशंसा, आलोचना, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिज्ञासु छात्र है, बालक बालिका है, अगर उसको प्रेरित करना है तो उसके लिए कारगर उपाय प्रशंसा ही होता है। जी हाँ, क्योंकि देखिए प्रशंसा करके किसी जिज्ञासु बालक को प्रेरित किया जा सकता है और यही सर्वाधिक उपयुक्ति मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, भूख और प्यास हमारे क्या है। हम पढ़ भी कर चुके हैं पिछले क्लास में कि भूख और प्यास जो होते हैं हमारे जन्मजात प्रेरक होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, या असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा की बात करेंगे। तो कौन सी सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, वह लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो व्यक्तिगत संतुष्टि होती है। ठीक है, 20वां प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं। भूख, प्यास और नींद ये बच्चा जब पैदा होता है तब करता है, मतलब ये जन्मजात प्रेरक कहलाते हैं, लेकिन आदत बदलती रहती है। आदत आपकी जन्मजात प्रेरक नहीं, आदत हमारी अर्जित प्रेरक में आ जाएगी। ठीक है, और प्रेरक दो प्रकार के होते हैं कि जन्मजात होता है जिसमें भूख, प्यास, निद्रा आती है, और अर्जित प्रेरक में पुरस्कार, प्रशंसा, ठीक है, निद्रा आपकी आएगी, लेकिन निद्रा और निंदा दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो निद्रा में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जल्दबाजी मत रहिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा जो कार्य होता है कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। आइए बात करेंगे आज के मॉक क्वेश्चन की।
निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? निद्रा, प्रशंसा, खेलना, क्रोध। अब आपको कमेंट करके बताना है। बेहतरीन प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न। अगर आप सोचे होंगे, दिल से सारे प्रश्नों को अटेंड किया होगा, डिटेल के साथ आपने समझा होगा, अपने माइंड की मेमोरी में सारे कोड्स को, सारे शब्दों को, सारे निचोड़ को अगर आपने सेव कर लिया है तो बहुत ही अच्छा आपके लिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम पर आने वाले हैं। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद और वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।